हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार टू ऑल। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है करंट अफेयर्स वगैरह, है ना। तो इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं। और आज का जो मेरा प्लानिंग है ये है 9 जून, है ना मेरे प्यारे बच्चों। 9 जून आज का डेट आपका 9 जून है, लेकिन ये जो आपका करंट अफेयर जो है ये आपका 8 जून का है ना। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये करंट अफेयर आपका 8 जून का है ना। 8 जून का ये करंट अफेयर आपका है मेरे प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, तो ये जो करंट अफेयर है ये 8 जून का है। क्लियर है। देखिए, आपका जो बैंक पीओ हो गया है ना, आपका जो बैंकिंग का जो एग्जामिनेशन है, बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क का हो गया, क्लर्कियल, है ना। या फिर आपका आरआरबी पीओ हो गया, आरआरबी पीओ मेरे प्यारे बच्चों। या फिर आपका आरआरबी के क्लर्कियल के लिए, है ना। या फिर आपका एसबीआई पीओ हो गया प्यारे बच्चों। या फिर एसबीआई क्लर्कियल एग्जामिनेशन के लिए। या फिर आपका एसएससी के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, है ना। तो जो करेंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं इस पे हम डेली आपको हम एक वीडियो लेकर के आएंगे और बिल्कुल आपके लिए डेडिकेटेड होगा, है ना। तो आइए अभी हम ध्यान से समझने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। चलिए बच्चों, देखते हैं क्या है। चलिए, ये जो आपका करंट अफेयर है ये 8 जून का है, 8 जून का है। क्लियर है। चलो मैं देखता हूं सर। देखो क्या है यहाँ पे। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक। ये जो मेरा टॉपिक आज का है, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 2030। देखिए 10 साल आपका हो रहा है, 10 ईयर आपका यहाँ पे हो रहा है ना। तो आइए हम सबसे पहले बच्चों यहाँ पे क्या देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रीएस्टोरेशन, है ना, आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है, जो 2021 से 2020 तक चलेगा, है ना। तो इसमें हमें यह समझना है कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो बहाली होगी उसमें संयुक्त राष्ट्र दशक आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया है और जो 2021 से 2030 तक चलेगा। 10 साल का ये है बच्चों, 10 साल तक ये चलेगा, है ना। अब इसके बारे में नेक्स्ट वाला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है प्यारे बच्चों। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन जिसको बोलते हैं एफएओ के सह नेतृत्व में होगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2019 के प्रस्ताव में इसकी घोषणा की थी। मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र महासभा, जो यूएसए में जो महासभा जो हुआ था, उसमें 2019 ईस्वी के प्रस्ताव में 2019 के प्रस्ताव में इसका घोषणा किया गया था। मतलब 2019 में ही ये प्रस्ताव किया गया था कि ऐसा ये होने वाला है ना। लोगों और प्रकृति के लाभ के लिए दुनिया भर में लाखों हेक्टेयर पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनरुद्धार इस सभी सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान देगा। मतलब कि इसमें जो आपका योगदान होगा, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण और पुनरुद्धार, यह सभी सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में इसका योगदान रहेगा, है ना। अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के दशक के लिए एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के दशक के लिए एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया है। मतलब कि इसकी बहाली इस दशक के अंदर में जो होगा उसके लिए एक मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड भी लॉन्च किया है। जर्मनी वह पहला देश है जिसने इस फंड के लिए 14 मिलियन यूरो का फंड दिया है। देखिए प्यारे बच्चों, यहां से क्वेश्चन आपका ये बन सकता है
कि आपका जर्मनी का करेंसी क्या है। तो जर्मनी का जो करेंसी होता है मेरे प्यारे बच्चों वो यूरो होता है ना। जर्मनी का करेंसी यूरो होता है। तो आप देखिएगा यहां पे ये सवाल और भी बन सकता है। जर्मनी पहला देश है जिसने इस फंड के लिए 14 मिलियन यूरो का फंडिंग किया है। मतलब कि इसके लिए सहयोग राशि जो फंड के रूप में उन्होंने दिया है वो आपका 14 मिलियन यूरो का फंड दिया है। 14 मिलियन है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा 14 मिलियन है, 14 मिलियन है। नेक्स्ट वाला पॉइंट पे आते हैं। संयुक्त राष्ट्र दशक के शुभारंभ का समर्थन करने के लिए एक रिपोर्ट भी जारी की गई है जो इस तरह के वैश्विक बहाली प्रयास की आवश्यकता को डिफाइन करती है ना। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो ये टेकअवे होगा मेरे प्यारे बच्चों, हर एक करंट अफेयर के हर एक टॉपिक में ये आपको मिलेगा, है ना। तो आइए यहां से क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर हम विचार करते हैं। देखिए ध्यान से, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है सर? तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है मेरे प्यारे बच्चों। और न्यूयॉर्क कहां है मेरे प्यारे बच्चों? न्यूयॉर्क आपका यूएसए में है। यूएसए में है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। श्री एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। आपको पूछा जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं मेरे प्यारे बच्चों, श्री एंटोनियो गुटेरस हैं। श्री एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव हैं वो श्री एंटोनियो गुटेरस हैं। एंटोनियो गुटेरस हैं, है ना। तो आइए हम अब आगे चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे वाले पॉइंट पे देखते हैं ध्यान से। चलिए सर, चलिए अब मेरा आता है पॉइंट नंबर 2, है ना। ये पॉइंट नंबर 2 देखिए क्या कहता है। मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद बने 76वें यूएनजीए के अध्यक्ष, है ना मेरे प्यारे बच्चों। यूएनजीए के अध्यक्ष बने हैं मालदीव के मंत्री अब्दुल्ला शाहिद, और वो 76वें अध्यक्ष हैं यूएनजीए के। मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद को 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा पीसीए का भारी बहुमत से अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने 48 मतों के खिलाफ 143 मत प्राप्त किए हैं। मतलब कि 48 मत के खिलाफ उन्होंने 143 मत उन्होंने प्राप्त किया है, जिससे उन्हें 3/4 बहुमत से जीत मिली है। अब यहां पे आपको सवाल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा को कितने मतों के खिलाफ कितने मत प्राप्त हुए? तो 48 मतों के खिलाफ 143 मत प्राप्त हुए, और जिससे उन्हें 3/4 बहुमत से जीत मिली है। मतलब कि जो अब्दुल्ला शाहिद जो है मेरे प्यारे बच्चों, जो मालदीव के विदेश मंत्री हैं, वो 3/4 बहुमत से उनको जीत मिली है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का पद हर साल क्षेत्रीय समूहों के बीच बदलता रहता है। 76वां सत्र 2021 से 2022 एशिया प्रशांत समूह की बारी है, और यह पहली बार है जब मालदीव पीजीए के पद पर आसीन होगा। आसीन का मतलब बैठा होगा। अब देखिए फिर मेरा टेक अवे आया मेरे प्यारे बच्चों, इसको बहुत याद रखिएगा। जो भी आपका नीचे वाला पॉइंट रहता है या आपका मोस्ट वीवीआई होता है, आप इसको पूरा याद रखेंगे। क्लियर है? मालदीव के प्रेसिडेंट, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं मेरे प्यारे बच्चों। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं मेरे प्यारे बच्चों। मालदीव की राजधानी क्या है भाई? माले। मालदीव की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों? माले है, माले, है ना। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की मुद्रा क्या है? मालदीवियन रूपिया। मालदीवियन रूपिया। मालदीव की जो करेंसी है वो मालदीवियन रूपिया है। चलिए हम आगे के क्वेश्चन पे हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम लोग राज्य समाचार के ऊपर। इसके पहले जो हमारा था वो अंतरराष्ट्रीय समाचार था मेरे प्यारे बच्चों। अंतरराष्ट्रीय समाचार देख लीजिए ना, अंतरराष्ट्रीय समाचार था। अब हम लोग आते हैं मेरे प्यारे बच्चों राज्य समाचार के ऊपर, स्टेट न्यूज के ऊपर आते हैं कि क्या करंट अफेयर इसमें आपका बन रहा है। क्लियर है? चलो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
असम सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। मतलब असम सरकार जो है रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है, मतलब नामकरण किया है। कोकराझार जिले में रायमोना असम का छठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्य जीव निवास स्थान मानस टाइगर रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। एकदम सबको रटने वाली बात है मेरे प्यारे बच्चों, सबको एकदम याद रखिएगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 422 वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सैखोवा है। मेरे प्यारे बच्चों, 422 वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले मौजूद 5 राष्ट्रीय उद्यान जो है, इसका नामकरण यहाँ पे किया हुआ है। कौन कौन सा वो 5 राष्ट्रीय उद्यान है? नेशनल ये है तो काजीरंगा है, मानस है, नामेरी है, ओरंग है और डिब्रू सैखोवा है ना। इसको आप याद रखेंगे। फेकुआ नदी रायमोना, ये नदी का नाम याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, फेकुआ नदी इसका नाम है। पेकुआ नदी, तो आप इसे फेकुआ जो है ना, पेकुआ नदी आप इसे याद रखेंगे। पेकुआ नदी रायमोना की दक्षिणी सीमा को परिभाषित करती है। रायमोना 2837 वर्ग किलोमीटर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरंग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। इस तरह से सुरक्षित ट्रांस बाउंड्री पारिस्थितिकी परिदृश्य गोल्डन लंगूर, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिलिंग के शुभंकर और एशियाई हाथी, बंगाल टाइगर और अन्य विभिन्न वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियों जैसे लुप्त प्राय प्रजातियों जैसे स्थानिक प्रजातियों के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे, है ना। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से समझेंगे। असम के राज्यपाल कौन है सर? तो जगदीश मुखी हैं। असम के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं भाई। असम के मुख्यमंत्री कौन है भाई? हेमंत बिश्वा शर्मा है मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा इसको ध्यान से, है ना। अब आते हैं नियुक्तियां, जो आपका ज्वाइनिंग होता है ना। संजीव सहाय होंगे तेल नियामक पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष। पूछा जाएगा पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष कौन है? पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष कौन है? तो संजीव सहाय है मेरे प्यारे बच्चों पीएनजीआरबी के नए अध्यक्ष। वरिष्ठ प्रशासक और पूर्व बिजली सचिव। अब आपको यहां से ये सवाल आ सकता है कि संजीव सहाय पूर्व में क्या थे? तो वरिष्ठ प्रशासक, है ना, और पूर्व बिजली सचिव, बिजली के सचिव थे संजीव नंदन सहाय, है ना। संजीव सहाय का पूरा नाम यहाँ पे देखिए लिखा हुआ मेरे प्यारे बच्चों, संजीव नंदन सहाय। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड पीएनजीआरबी, है ना। आपका फुल फॉर्म याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, पीएनजीआरबी, इसे बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बोर्ड, है ना। तो इसको आपको देखना है मेरे प्यारे बच्चों कि अगले अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करेंगे, है ना, नीति आयोग के सदस्य एसएनटी वी के सारस्वत की अध्यक्षता में एक खोज समिति ने निकाय के नाम को मंजूरी दी। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड भारत में एक वैधानिक निकाय है। संजीव नंदन सहाय अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश कैडर के 1986 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। आपको मैंने बोला है ना ये कि वरिष्ठ प्रशासक हैं, है ना। तो किस बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं मेरे प्यारे बच्चों? 1986 बैच के। उन्होंने 2019 में बिजली मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार संभाला। 2019 में कहाँ थे? बिजली मंत्रालय में थे। उन्होंने अपने पूरे कैरियर में नौकरशाही में कई पदों पर कार्य किया है, जिसमें प्रधानमंत्री के रूप में 5 साल शामिल हैं। अब देखिए इसमें भी मेरे प्यारे बच्चों टेक अवे, इसको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा। टेक अवे जो आपका होगा ना, याद रखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? न्यू दिल्ली है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं सर, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन है भाई।
चलिए आते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। हितेंद्र दवे बने HSBC इंडिया के CEO, है ना। HSBC क्या है? HSBC क्या है? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड। HSBC का मतलब क्या हो मेरे प्यारे बच्चों? हांगकांग एंड संघाई बैंकिंग कारपोरेशन लिमिटेड के हितेंद्र दवे को HBSC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की, जो नियामक अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है। उन्होंने 7 जून 2021 से अंतरिम मुख्य अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। दवे सुरेंद्र रोशा की जगह लेंगे। मतलब इसके पहले कौन थे मेरे प्यारे बच्चों? सुरेंद्र रोशा थे, ठीक है, जगह लेंगे, जो HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जाएंगे। दवे, जो पूर्व में HSBC इंडिया के वैश्विक बैंकिंग और बाजारों के प्रमुख हैं, को भारतीय वित्तीय बाजारों में लगभग 30 वर्ष अनुभवी है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो है आपके हितेंद्र दवे जो हैं, ये 30 वर्षों का कार्य अनुभव है उनके पास, है ना, जिनमें से पिछले 20 HSBC के साथ रहे हैं। 20 साल वो HSBC में रहे। वह 2001 में ग्लोबल मार्केट बिजनेस में HSBC इंडिया में शामिल हुए तथा वैश्विक बैंकिंग और मार्केट बिजनेस के प्रमुख के रूप में अपनी वर्तमान भूमिका के लिए रैंक के माध्यम से आगे बढ़े, है ना। वह HSBC इंडिया के PBT में वर्षों से प्रमुख योगदान करता है मेरे प्यारे बच्चों। इसमें आपका जो टेक अवे है ये कहता है, HSBC के CEO कौन है भाई? नोएल क्वीन है। HSBC के CEO कौन है? नोएल क्वीन है। HSBC के मुख्यालय का है मेरे प्यारे बच्चों? लंदन, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है आपका लंदन, है ना, ब्रिटेन जिसको बोलते हैं हम लोग। और आपका HSBC के संस्थापक कौन है? थॉमस सदरलैंड मेरे प्यारे बच्चों। थॉमस सदरलैंड 5 बार बोलिएगा, लिखिएगा, याद हो जाएगा। HSBC की स्थापना कब हुई थी? 3 मार्च 1865 हांगकांग में हुई थी, है ना मेरे प्यारे बच्चों, हांगकांग में हुई थी। 3 मार्च 1865 में हांगकांग में, चाइना में हुई थी मेरे प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं। बैंकिंग समाचार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर बैंक PO एंड क्लर्कियल एस्पेरेंट्स। जो बैंक PO या फिर क्लर्कियल एस्पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट रिक्वायर्ड एंड VVI ये थिंग्स है मेरे प्यारे बच्चों। आप ध्यान से देखेंगे, बैंकिंग न्यूज ये है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने BOI PNB पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। बहुत बढ़िया बात है भाई, देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत स्ट्रांग न्यूज यहाँ पे है, आ गया है भाई, देखो ध्यान से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया एंड PNB पर कुल 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। RBI ने धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक पर कुल मिलाकर 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है ना। तो किसके कारण लगाया मेरे प्यारे बच्चों? RBI ने धोखाधड़ी, वर्गीकरण और रिपोर्टिंग से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए बैंक ऑफ इंडिया एंड पंजाब नेशनल बैंक और पर कुल मिलाकर आपका 6 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक ऑफ इंडिया पर 4 करोड़ रुपए और पंजाब नेशनल बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है ना मेरे प्यारे बच्चों। बैंक ने एक खाते में धोखाधड़ी का पता लगाने से संबंधित 1 जनवरी 2019 की समीक्षा की और एक धोखाधड़ी निगरानी रिपोर्ट FMR, है ना, प्रस्तुत की। दोनों ही मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे कि निर्देशों के इस तरह से उल्लंघन के लिए उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। 7वां नंबर मेरे प्यारे बच्चों, नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण की सिफारिश की है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों। नीति आयोग के जो अध्यक्ष नरेंद्र मोदी हैं, याद रखिएगा भाई, नीति आयोग ने सेंट्रल बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक के निजीकरण की सिफारिश की है। नीति आयोग ने केंद्रीय बजट में घोषित निजीकरण पहल के पहले के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक में सरकारी हिस्सेदारी बढ़ने की सिफारिश की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में 2021-22 में 2 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों PSB और एक सामान्य बीमा कंपनी के निजीकरण की घोषणा की थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए PSE सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति के अनुसार नीति आयोग को अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के विलय, निजीकरण या सहायक बनाने के लिए रणनीति क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों के नामों का सुझाव देने का काम सौंपा गया है।
अब आते हैं मेरे प्यारे बच्चों गेटवे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है मेरे प्यारे बच्चों? नरेंद्र मोदी है। नीति आयोग के जो अध्यक्ष मेरे प्यारे बच्चों वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की, जो अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, यही हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवसायिक कॉमर्शियल न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों, व्यवसायिक समाचार। जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल हुआ एनटीपीसी लिमिटेड, है ना। एनटीपीसी लिमिटेड जो है मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो आपका है ना, जल संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सीईओ वाटर मैंडेट में शामिल हो चुका है सर। विद्युत मंत्रालय के तहत भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता एनटीपीसी लिमिटेड संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कैंपैक्ट के सीईओ वाटर मैंडेट, है ना, के लिए हस्ताक्षर बन गया है, जो कुशल जल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। यह पहल कंपनियों को समान विचारधारा वाले व्यवसायों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, सार्वजनिक प्राधिकरणों, नागरिक समाज संगठनों और अन्य प्रमुख हितधारकों के साथ साझेदारी करने के लिए एक मंच प्रदान करती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा इस वाले पॉइंट को। सीईओ वाटर मैंडेट यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट की एक पहल है, जिसे दीर्घकालिक सतत विकास लक्ष्यों के हिस्से के रूप में अपने पानी और स्वच्छता एजेंडा को बेहतर बनाने के लिए व्यापक जल रणनीतियों और नीतियों के विकास, कार्यान्वयन और प्रकटीकरण में कंपनियों की सहायता के लिए डिजाइन किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, अब टेकअवे पे हम आते हैं। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री गुरदीप सिंह है। सब लोग जानते हैं इस चीज को, सब लोग जान रहे हैं। एनटीपीसी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन है मेरे प्यारे बच्चों? श्री गुरदीप सिंह जी हैं। एनटीपीसी की स्थापना 1975 में हुई थी। एनटीपीसी का जो हेड ऑफिस है मेरे प्यारे बच्चों, मुख्यालय जिसको बोलते हैं, नई न्यू दिल्ली में, भारत में है। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट न्यूज है, ध्यान से इसको पढ़ोगे भाई। विश्व बैंक ने भारत के एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद के लिए $500 मिलियन के कार्यक्रम को मंजूरी दी है। जी हाँ, $500 मिलियन। विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने एमएसएमई क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत की राष्ट्रव्यापी पहल का समर्थन करने के लिए $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कार्यक्रमों को मंजूरी दी है, जो कोविड-19 संकट से बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। एमएसएमई क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद, जिसको बोलते हैं हम लोग जीएसटी, है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों जीएसटी नहीं, इसे हम जनरली क्या बोलते हैं, याद आएगा, मैं बताऊंगा। इसका मैं भूल रहा हूँ, माइंड से उतर रहा है। जीएसटी नहीं हुआ। और चलिए देख लेते हैं आगे। 30% और निर्यात के 4% का योगदान देता है। $500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उत्थापन और त्वरक सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, है ना, मध्यम उद्यम का प्रदर्शन कार्यक्रम इस क्षेत्र में विश्व बैंक का दूसरा हस्तक्षेप है। पहला $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एमएसएमई का आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रम है, जिसे चल रहे कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित लाखों व्यवहार्य एमएसएमई की तत्काल तरलता और ऋण आवश्यकताएं संबोधित करने के लिए जुलाई 2020 में अनुमोदित किया गया था। चलिए रैंक एंड रिपोर्ट में हम आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 जारी। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। देखो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब देख लो कि कौन सा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पे आ रहा है ना। इंडिया का आईआईएससी है। चलिए देखते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। 3 भारतीय विश्वविद्यालयों ने शीर्ष 100 सूची में स्थान हासिल किया है। आईआईएससी बेंगलोर, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर ने एशिया के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों में रैंक हासिल किए। पिछले साल की तरह एक भी भारतीय विश्वविद्यालय ने शीर्ष 10 में जगह नहीं बना पाए। आईआईएससी बेंगलोर 37वें स्थान पर है। शीर्ष 100 ये विश्वविद्यालयों में आईआईटी रोपड़ को 55वें स्थान और आईआईटी इंदौर को 78वें स्थान पर रखा गया है। सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन ने एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2021
में पहला स्थान प्राप्त किया है। दूसरा स्थान पर भी चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी ने हासिल किया। देखिए अभी भी भाई चाइना जो है हम लोग के इंडिया के यूनिवर्सिटी से, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से बहुत आगे है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। एक यूनिवर्सिटी में ने हासिल किया है तीसरा और पांचवा रैंक सिंगापुर के विश्वविद्यालयों ने हासिल किया है, वही हांगकांग यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। चलिए, स्कूली शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में सबसे ऊपर पंजाब। देख लिए पंजाब में स्कूलिंग शिक्षा में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स सबसे ऊपर है भाई। पंजाब जिसने 18-19 में प्राप्त 13वें स्थान से अपने प्रदर्शन में सुधार किया है, इस बार सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1000 में से 1929 के स्कोर के साथ चार्ट में सबसे ऊपर है। इसके बाद चंडीगढ़ 912 और तमिलनाडु 906 का स्थान है। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स राज्यों को स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के लिए सीखने के परिणामों और गुणवत्ता, पहुंच, बुनियादी ढांचे और सुविधाओं, एक्टिविटी और शासन प्रक्रियाओं से संबंधित 70 मापदंडों के एक सेट पर रैंक करता है। मेरे प्यारे बच्चों टेकअवे देखिएगा, पंजाब के सीएम सब लोग जानते हैं, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं, पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह बदनौर हैं भाई। चलो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बने रहिए लाइन पे आप, है ना। राज्य समाचार, रक्षा समाचार, डिफेंस न्यूज है मेरे प्यारे बच्चों। भारत को 3 MS-60 रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा अमेरिका, है ना। मतलब कि रोमियो मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपेगा अमेरिका, है ना। भारतीय नौसेना अपने मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का पहला सेट प्राप्त करने के लिए तैयार है, क्योंकि अमेरिका जुलाई में संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टरों को बल को सौंपने के लिए तैयार है। भारतीय पायलटों का पहला जत्था भी हेलीकॉप्टरों के प्रशिक्षण के लिए अमेरिका पहुंच गया है, जो अगले साल जुलाई में भारत पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट वाला पॉइंट देखेंगे, प्रक्रिया को तेज करने के लिए सरकारों के बीच सौदे पर फास्ट ट्रैक प्रक्रियाओं के तहत भारत और अमेरिका ने 2020 में लॉकहीड मार्टिन के 24 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए 16,000 करोड़, कितना लार्ज अमाउंट मेरे प्यारे बच्चों, 16,000 करोड़ रुपये से अधिक के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट वाला पॉइंट आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 24 MH-60 रोमियो मल्टी मोड रडार और नाइट विजन उपकरणों के साथ साथ हेल्प फायर मिसाइलों, टारपीडो और सटीक निर्देशित हथियारों से लैस होंगे। हेलीकॉप्टर को फ्रिगेट, विध्वंसक, क्रूजर और विमान वाहक से संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है। हेलीकॉप्टर को पनडुब्बियों का शिकार करने के साथ साथ जहाजों को खदेड़ने और समुद्र में खोज और बचाव के अभियान चलाने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत और अमेरिका तीनों रक्षा बलों की स्ट्राइक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 30 प्रीडेटर ड्रोन खरीदने के लिए सौदे को अंतिम रूप देने पर भी काम कर रहे हैं। पुरस्कार के बारे में देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अरुणाचल प्रदेश के वाटर ब्यूरियल को मिला सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार। अरुणाचल प्रदेश के मेरे प्यारे वाटर ब्यूरियल, है ना। अरुणाचल प्रदेश की वाटर ब्यूरियल को 67 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। फिल्म जो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन द्वारा निर्देशित है, वाटर ब्यूरियल AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया, देखिए ध्यान से, लोकप्रिय असमिया उपन्यास शबाकोटा मनु से प्रेरित जो येसे दोरजी थोंगची, नेम देखिए याद रखेगा, जो ऐसे मतलब ये नेम है, ऐसे दोरजी थोंगची द्वारा लिखा गया है। वाटर ब्यूरियल मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। मेरे प्यारे बच्चों आगे हम बढ़ने का काम करते हैं। प्लेइंग न्यूज आता है मेरे प्यारे बच्चों, खेल का समाचार आता है। 2024 में से FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेजबानी करेगा ओमान एक कंट्री मेरे प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। ओमान को पहले अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी महासंघ जो आपका है ना, हॉकी 5S विश्व कप के मेजबान के रूप में नामित किया गया है। FIH ने कहा कि पुरुषों और महिलाओं के इवेंट्स जनवरी 2024 में ओमान की राजधानी मस्कट में होंगे। संगठन की इवेंट्स बिडिंग टास्क फोर्स की सिफारिश के बाद शौशी निकाय ने कहा कि उसके कार्यकारी बोर्ड ने ओमान को मेजबान रूप में नामित किया है। FIS के कार्यकारी बोर्ड ने 2019 हॉकी 5S विश्व कप के शुभारंभ की घोषणा की। लॉन्च के रूप में हॉकी 5S खेल का एक तेजी से लोकप्रिय प्रारूप बन गया, जिसे छोटी पिच पर खेला जाता है, जो पिछले 2 ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों में प्रदर्शित हुआ है। सभी
परीक्षा के लिए आपका जो टेकअवे मेरे प्यारे, ओमान की राजधानी जो मस्कट है, ओमान की राजधानी मस्कट है मेरे प्यारे बच्चों, जहां से आपका क्या आता है, खजूर वगैरह जो आपका डेट्स आता है ना, मस्कट का वगैरह का होता है ना। ओमान की मुद्रा ओमानी रियाल होती है, ओमान की जो मुद्रा होती है मेरे प्यारे बच्चों ओमानी रियाल होती है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों तमाम चीज को। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को, देखते हैं महत्वपूर्ण तिथियां हैं। विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। विश्व महासागर दिवस, वर्ल्ड ओशियन डे, हर साल 8 जून को वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन हमारे जीवन में समुद्र के महत्व और उन तरीकों के बारे में वैश्विक जागरूकता, ग्लोबल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जिसके माध्यम से हम इसकी रक्षा करते हैं। दिवस का मुख्य उद्देश्य आम जनता को महासागर पर मानवीय कार्यों के प्रभाव के बारे में बताना, महासागर के लिए नागरिकों के एक वैश्वव्यापी आंदोलन को विकसित करना और दुनिया के महासागरों के सतत प्रबंधन के लिए एक परियोजना पर दुनिया की आबादी को संगठित और एकजुट करना है, मिलाना है। द ओशन ये द ओशियन है, तो द ओशन हिंदी लिखा है। द ओशियन लाइफ एंड लाइवहुड्स विश्व महासागर दिवस 2021 का विषय है। साथ ही उन प्रयोजन की घोषणा है जो 2030 तक सतत विकास लक्ष्य 14 महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण, अस्थायी रूप से उपयोग करना प्राप्त करने के लिए एक दशक की चुनौतियों का शुभारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जो मेरा लास्ट न्यूज है वो है मिसलेनियस का, विविध जिसे बोलते हैं, मिली जुली इसमें न्यूज आपकी होगी। बंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अपने सतत लक्ष्यों के हिस्से के रूप में वित्तीय वर्ष 2020-21 में नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त किया है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 में बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लगभग 22 लाख यूनिट ऊर्जा बचाने में सक्षम रहा है, जो एक महीने के लिए लगभग 9,000 घरों में को बिजली देने के लिए पर्याप्त है ना मेरे प्यारे बच्चों। आगे हम देख रहे हैं बंगलोर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसको बोलते हैं बंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के अनुसार इन उपायों को उपयोगिता भवन की छतों, कार पार्कों, एयर साइड पर ग्राउंड माउंटेड सौर स्थापना, कार्गो भवनों की छतों और परियोजना कार्यालयों में सौर स्थापना के माध्यम से प्राप्त किया गया था। इसके ओपन एक्सेस के जरिए 40 मिलियन यूनिट सोलर पावर है, 40 मिलियन यूनिट सोलर पावर मेरे प्यारे बच्चों। ओपन एक्सेस के जरिए विंड पावर की स्थिति भी शुरू कर दी गई है। एलईडी को अपनाने और प्राकृतिक प्रकाश के इष्टतम उपयोग ने ऊर्जा तटस्थ स्थिति में योगदान दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो मेरा सेशन है ये आपका दी एंड मैं कर रहा हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे, जैसे आइदर बैंक, पीओ, एसएससी, बैंक का क्लर्क हो गया, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एमटीएस वगैरह, कोई भी स्टेनोग्राफर, जो भी एग्जामिनेशन है मेरे प्यारे बच्चों, एनडीए वगैरह का हो गया, जिसमें कि आपका करंट अफेयर वगैरह पूछा जाता है ना, तो आप आसानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को जरूर अंत तक देखें। और मेरे प्यारे बच्चों, जहां पे आपको डाउट्स होता है ना, आप कमेंट करें, आई विल रिप्लाई ऑफ योर कमेंट, आपके कमेंट का हम रिप्लाई जरूर करेंगे, है ना। और अब हम मिलते हैं अगले करंट अफेयर में, वो जो कि अगले लेक्चर में मेरा आएगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? थैंक्स टू ऑल।